हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सेल फॉर अकाउंटेंट। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में आप कैश बुक कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जो हर कंपनी में बनती है। तो ये टैली में ऑटोमेटिक तरीके से बनती है, लेकिन एक्सेल में अगर आपको एक्सेल में दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैश बुक एक्सेल में कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैश बुक क्या होता है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कैश बुक, यानी कि कैश बुक हर कंपनी में एक कैश की बुक बनती है जिसमें ये चीज़ रिकॉर्ड की जाती है कि कंपनी के पास जो पैसा आया है वो किस फॉर्म में आया है, यानी कि किस तरह से रिसीव हुआ है, और कंपनी के बाहर जब पैसा जाता है यानी कि जो पेमेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मेंशन करना होगा कि जो भी पैसा आया है वो किस फॉर्म में आया है और जो पेमेंट हुआ है वो किस फॉर्म में यहाँ पे हुआ है। कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसे स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि आप एक्सेल में इस तरह की कैश बुक आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नई एक्सेल सीट में आना है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बड़ी आसानी से ताकि आपको दिख जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, A1 सेल से लेकर हम F1 सेल तक यहाँ पे मर्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक हेडिंग ऐड करनी होगी। इसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट करेंगे और इसके बैकग्राउंड को हम कलर दे देते हैं जैसे कि ब्लैक, और फॉन्ट को हम यहाँ पे कलर दे देते हैं वाइट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग ऐड करेंगे। तो हेडिंग क्या होगी, पेटी कैश और कैश बुक। पेटी कैश और कैश बुक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रो में हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आउटलाइन बॉर्डर लगाएंगे और इसको हम यहाँ पे कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, अब यहाँ पे सब हेडिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सब हेडिंग का जो टेक्स्ट कलर होगा वो भी यहाँ पे वाइट रखेंगे, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो सब हेडिंग होगी वो होगा सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद टैब दबाएंगे। उसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा डेट, टैब दबाएंगे। उसके बाद होगा पर्टिकुलर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा रिसीव्ड, RECI। फिर होगा आपका पेमेंट और लास्ट में आपका होगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इनको जो है कॉलम को अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, पर्टिकुलर्स वाला जो आपका कॉलम होगा इससे थोड़ा सा आपको इसकी जो विड्थ होगी थोड़ी सी चौड़ी करनी है, क्योंकि इसमें आपको ट्रांजैक्शन का नेम डालना होता है कि किस फॉर्म में कंपनी में आपका पैसा आया है और किस फॉर्म में कंपनी से बाहर आपका पैसा गया है। और पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस को भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर डालेंगे। तो 1 डालते हैं, 2 डालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं और चलिए यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। 15 सीरियल नंबर तक हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद एक डेट डाल देते हैं, जैसे चलिए डाल लेते हैं यहाँ पे 22 मई 2022 एंटर करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इस डेट को यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो 22 मई से लेकर यहाँ पे 5 जून तक डेट यहाँ पे सीरियल नंबर से चल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है पर्टिकुलर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ये रिकॉर्ड करना होता है कि जो कंपनी में पैसा आपके पास आया है वो किस फॉर्म में आया है और कंपनी से बाहर जब पैसा गया है तो किस फॉर्म में यहाँ पे पैसा गया है। तो ट्रांजेक्शन का नेम एक तरह से हम कह सकते हैं, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उनका आपको यहाँ पे नाम डालना होता है। जैसे कि कैश बुक में सिर्फ जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वही रिकॉर्ड होते हैं। तो कैश किस फॉर्म में आया और कैश किस फॉर्म में बिजनेस से गया वो आपको डालना होगा। तो चलिए मान लेते हैं सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ था कैश रिसीव्ड हुआ था, उसके बाद एंटर करते हैं। उसके बाद दूसरा जैसे मान लेते हैं आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर परचेज। ठीक है, कंप्यूटर परचेज। उसके बाद आपने किया जैसे कि मान लीजिए आपने प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर परचेज। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक है, उसके बाद चलिए एक और ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं, कैश पेड टू अमित। ठीक है, ये भी जैसे हो गया। ठीक है, उसके बाद हुआ कमीशन पेड, ठीक है, उसके बाद चलिए मान लेते हैं जैसे रेंट पेड, आपने रेंट पे किया। ठीक है, ये भी एक ट्रांजेक्शन हुआ कैश का। ठीक है, उसके बाद कैश रिसीव फिर से कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लेते हैं चलिए सैलरी पेड। ठीक है, सैलरी पेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हुआ वो हुआ वेजेस पेड। ठीक है, जो लेबरर होते हैं उनको आप पे करेंगे वेजेस पेड। उसके बाद हुआ टेलीफोन बिल पेड। ठीक है, उसके बाद हुआ जैसे मान लेते हैं कैश पेड टू जैसे मान लीजिए राहुल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ आपका हुआ कैश रिसीव, फिर से रिसीव हुआ IBD कैश आई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ जैसे कि मान लेते हैं फर्नीचर परचेज, फर्नीचर
परचेज्ड, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन ऐड कर देते हैं, जैसे कंप्यूटर रिपेयर्ड, ठीक है, REPAIRED, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो आपने इन पर्टिकुलर डेट पे यहाँ पे किए, और सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन हैं आपने कैश किया है, ठीक है, कैश में किए। तो कुछ केस में कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है, किसी फॉर्म में, और कुछ केस में यहाँ पे आप कैश का पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस से बाहर पैसा यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी, RECEIBED, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब आपको अमाउंट भरना शुरू करना है। तो जहाँ जहाँ रिसीव है तो वो आपको अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। जैसे मान लीजिए कैश रिसीव जो हुआ है आपको 50,000 हुआ है, ठीक है, एंटर कर देते हैं। उसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पेमेंट पे चले जाते हैं, तो पेमेंट जैसे मान लेते हैं कि जो कंप्यूटर आपने परचेज किया वो 15,000 का था, ठीक है, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद हम 12,000 रुपये डाल देते हैं कि 12,000 का हमने यहाँ पे प्रिंटर खरीदा है। उसके बाद बिजली हमने 3,000 रुपये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। उसके बाद कैश पेड टू अमित जैसे मान लेते हैं 2,000 हमने यहाँ पे पेमेंट किया है। उसके बाद यहाँ पे कमीशन हमने जैसे पे की है 500 रुपये की है, एंटर करते हैं। उसके बाद रेंट जैसे मान लेते हैं आपने 5,000 का यहाँ पे रेंट पे किया है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है, रिसीव के केस में रिसीव, पेमेंट के केस में आपको पेमेंट यहाँ पे करना है। तो कैश कितना रिसीव हुआ है, जैसे मान लेते 30,000 आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है। उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद सैलरी पेड, तो यहाँ पे पेमेंट हो रहा है तो आपको पेमेंट वाले कॉलम में जाना है। और जैसे मान लेते हैं कि सैलरी आपने 10,000 पे की, वेजेस आपने 500 रुपये पे किया। उसके बाद आपने टेलीफोन बिल यहाँ पे 1,500 दिया। कैश पेड टू राहुल, जैसे कि इसको 1,500 करते हैं, कैश पेड टू राहुल जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपये पे किया। और उसके बाद यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, फिर से रिसीव वाले कॉलम में आएंगे, और जैसे मान लीजिए 10,000 आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है। और यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेज किया जैसे 15,000 का, और यहाँ पे आपने कंप्यूटर को रिपेयर किया 400 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिसीव और पेमेंट का कॉलम भर लिया। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले यानी कि जो आपने यहाँ पे अमाउंट डाला है इससे पहले हम क्या करेंगे, रुपीज़ का सिंबल ऐड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, पूरे को आपको सेलेक्ट करना है, इन पूरी दोनों कॉलम की रेंज को कीबोर्ड से दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का साइन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अमाउंट से पहले यहाँ जो फिगर में अमाउंट लिखा है इससे पहले रुपीज़ का साइन यहाँ पे लग चुका है। क्या दबाना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालें, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास 50,000 था, फिर आपने पेमेंट किया तो कम हो गया, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होता चला जाएगा, फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर कम होगा, ठीक है। तो कैसे इस 50,000 में ये अमाउंट यहाँ पे माइनस होगी और ये ऐड होगी, तो आपको एक रनिंग बैलेंस यहाँ पे निकालना है। तो आज के डेट पे तो वैसे देखा जाए अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का तो उसमें रनिंग बैलेंस आप निकाल सकते हैं, लेकिन कैश बुक जब आप बनाएंगे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे आप क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको कहना है यही 50,000 को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले रुपीज़ का साइन लगा लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जो है प्लस का साइन लगाएंगे, इस सेल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ये रिसीव वाला है, ठीक है। जब आपके पास कोई चीज़ आएगा तो कैश का बैलेंस बढ़ता है, तो ये कॉलम रिसीव वाला है यानी कि ऐड वाला है, और माइनस लगाएंगे। ये जो कॉलम है ये पेमेंट का है तो इसने ये माइनस होगा, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सेल, ठीक है, प्लस ये सेल माइनस ये सेल, और आपको एंटर कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इस दूसरे सेल को पकड़ के नीचे तक आपको यहाँ तक ड्रैग कर देना है। तो जैसे आप नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे रनिंग बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब का एडिशन कर देते हैं, कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस कॉलम का यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, सम लगाएंगे, और इसको ओके करेंगे। इस पूरी रेंज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, 90,000 आएगा। इस केस में भी यही करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, सम लगाएंगे, और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरी रेंज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है इसमें भी ये करेंगे, सम लगाएंगे, ठीक है, सम को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन, पूरे को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल के आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर आपको कर देना है, ठीक है। तो इससे जो आपकी जो कैश बुक है ये और बेहतरीन लगेगी। अगर आपको इसको भी यहाँ पे बॉर्डर देना है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे जो पूरा आपका टोटल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम एक्सेल में एक कैश बुक या पेटी कैश बुक यहाँ पे बनाते हैं, और ये कंपनी में बहुत ज़्यादा बनती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।